हेलो एवरीवन, हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द 2 फरवरी करने वाले हैं आज का। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पहले टॉपिक से जो हमारा पहला टॉपिक है वो बजट डॉक्यूमेंट्स उठाया गया है। बजट जो कि 1 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इन चीज़ों के बारे में बात होती है। स्कीम्स के बारे में बात होता है, स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में। ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है। जब हम लोग बजट को स्टैटिक में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे इन डिटेल। एंड स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ भी होती है। इस स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ में से आज हम लोग एक दो स्कीम पढ़ने वाले हैं जो इस साल के बजट 26-27 में, जो 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है ये लॉन्च किया गया है। ओके, तो जो हमारा स्कीम है इसका नाम है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ओके, बजट 26-27 में रिलीज किया गया। इस स्कीम को समझने के लिए हम लोग बहुत ब्रीफली एक बार समझेंगे कि ग्राम स्वराज का कंसेप्ट क्या है। ग्राम स्वराज का कंसेप्ट क्या है? ओके, ग्राम स्वराज आप लिटरली अगर मतलब समझो तो विलेज स्वराज, दैट इज आज के कॉन्टेक्स्ट में वो सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट जो है विलेज की बात हो रही है। ओके, इस चीज़ की बात हो रही है। तो जो हमारा इकॉनमी, जब इकॉनमी को डेवलप करने की बात हो रही थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो दो मॉडल प्राइमरली इंडिया के सामने आए थे। एक था प्लानिंग मॉडल, एक प्लानिंग मॉडल था। okay, जो जनरली नेहरू जी नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग इसके सपोर्ट में होते थे। प्लानिंग मॉडल में कैसा डेवलपमेंट होता था? प्लानिंग मॉडल में कि 5 ईयर्स के प्लान बनाए जाते थे। 5 ईयर्स के प्लान बनाए जाते थे। ओके, और इस प्लान के बेसिस पे कंट्री को ग्रो कराया जाता था। तो जो हमारी इकॉनमी थी, ओके, तो इसमें एक अप्रोच था, जो नेहरूवियन अप्रोच था, वो था सेंट्रलाइज्ड अप्रोच था। वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच था। क्या मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का? मतलब कि टॉप डाउन अप्रोच था। ये टॉप डाउन अप्रोच था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट वट एवर इज प्रोड्यूस्ड, ये सारी चीज़ों का डिसीजन टॉप लेवल पे लिया जाता था। एंड देन इस मॉडल को, वो जो प्लान में डिसाइड किया जाता था, उसको विलेज लेवल तक पहुंचाया जाता था। इस तरीके से प्लानिंग की जाती थी। ओके, इसके ये नेहरूवियन मॉडल था प्राइमरली। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक मॉडल था, वो गांधीयन मॉडल था। बिकॉज सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में जो नेहरूवियन मॉडल था उसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती थी। ओके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात होती थी, जैसे स्टील इंडस्ट्री लगना है, ठीक है, सीमेंट की इंडस्ट्री। ओके, ये बड़ी इंडस्ट्रीज की बात होती थी। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा मॉडल था गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल था। इनका मॉडल जो था ना, वो ग्राम स्वराज का मॉडल था। दैट इज बॉटम्स अप, मतलब विलेज के लेवल पे, बॉटम लेवल पे सारी प्लानिंग हो। ठीक है, ओके, एंड देन यहां से प्लान जो है टॉप की तरफ जाए। ये बॉटम्स अप अप्रोच था। ओके, ओके, तो ये कैसा मॉडल था? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच था। मतलब सेंट्रल के नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चीजों की डिसीजन ले जा रही थी। ओके, तो इसमें गांधी जी कैसे डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में क्या चाहते थे कि विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की बात होती थी। और कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनेगा? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, वहां पे क्या था नेहरूवियन मॉडल में? हेवी इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज। बट गांधीयन मॉडल में स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी। स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक खादी, ठीक है, छोटे वाले जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज थी। गांधी जी चाहते थे कि ये विलेज लेवल की इंडस्ट्रीज हो, ताकि विलेज में प्रोडक्शन हो सके, विलेज में सप्लाई हो, और विलेज लेवल पे जॉब मिले। इस तरीके से विलेज सेल्फ सफिशिएंट बन सके। ओके, दोनों मॉडल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी आज हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज ये ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के नाम से है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। इसलिए हम लोगों ने जाना कि ग्राम स्वराज कह के गांधी जी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था, स्मॉल इंडस्ट्रीज बेस्ड मॉडल था। ओके, सो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि ग्राम स्वराज क्या था, तो इस स्कीम को समझने में आसानी होगी। सो इट इज अ फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन, देखो आपने ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे आप आजादी के टाइम से ही देखो खादी कैसे होता था। गांधी जी उसको चरखे पे इसको जो है क्लोथ को बनाया करते थे। ओके, तो ये बिल्कुल विलेज लेवल पे काम करता था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आज भी आप देखो,
अगर आप कश्मीर के भी एरिया में चले जाओ, ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे जैसे कार्पेट्स, हैंडीक्राफ्ट कार्पेट मिलता है। एंड पूरी इंडस्ट्री, पूरे इंडिया में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, विलेज लेवल पे छोटी छोटी इंडस्ट्री है जो कि हैंडीक्राफ्ट से डील करती है। ओके, तो ये है, तो उसी सब जो गांव की इंडस्ट्रीज़ है, छोटी इंडस्ट्रीज़ है, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। खादी इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडलूम मतलब जो पावर से काम नहीं कर रही है, हाथ से चला करके जो यार्न बनाया जाता है, यार्न की इंडस्ट्री आप देखोगे आज भी, आप वेस्ट बंगाल में भी देखोगे तो वहाँ पे यार्न जो है आज भी हैंडलूम वाली भी बहुत सारी इंडस्ट्री है। इसके अगेंस्ट एक पावरलूम इंडस्ट्री होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। ओके, एंड हैंडीक्राफ्ट, इनको जो है ग्रो कराने की बात हो रही है। ये जो छोटी छोटी जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, इसको ग्रो कराने की बात हो रही है। कैसे ग्रो कराना है हमें, इस इन इंडस्ट्रीज का जो प्रॉब्लम है हम लोग उसको टैकल करेंगे। ओके ओके, लॉन्च टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या है वो चैलेंजेस? फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन। ओके, लेट्स सपोज कि यार्न बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कॉटन लाना पड़ेगा। ठीक है, कॉटन फार्मर्स ग्रो करेंगे एंड देन इस कॉटन से यार्न बनेगा, यार्न से फैब्रिक होगा एंड फैब्रिक से क्लोथ बनेगा। ओके, ये पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन है। ठीक है, तो अगर यार्न बनाना है तो पीछे से कॉटन भी चाहिए एंड आगे भी लिंकेजेस चाहिए फैब्रिक में और क्लोथ में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन है, ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन है। ठीक, तो जो रूरल इंडस्ट्रीज है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सप्लाई चेन फंक्शन अच्छे से नहीं करता है, कि कभी कॉटन जब चाहिए तो अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और कभी यार्न बना हुआ है या फैब्रिक बना हुआ है और उसको क्लोथ मैन्युफैक्चरर को भेजना है तो उसको भेजने के लिए पॉसिबल जो चैलेंजेस बहुत है कि रोड्स की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है मान लो। ठीक है, लॉजिस्टिक्स के लिए आपको ट्रक चाहिए होगा, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन में फॉल करती है। सप्लाई चेन एक ब्रॉड टर्म है इकोनॉमी का। ठीक है, जो पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी लिंक है ना, पूरी की पूरी जो लिंक है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बैकवर्ड से लेकर के फॉरवर्ड लिंकेजेस तक, इन सारी चीज़ों को सप्लाई चेन कहते हैं। ओके, तो ये जो स्कीम है ये इस फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज ग्रो करे तो उसके लिए ऐसा चाहिए कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेशन होगा तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे तो आप डॉलर्स में कमा पाओगे एंड डॉलर्स में कमा पाओगे तो जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करेगी। ओके, बट उसके लिए क्या चाहिए होता है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है, सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो रूरल एरिया से ट्रेन, बसेस, ये या फिर जो वाटरवेज हैं, इन सब चीज़ों से सप्लाई चाहिए ताकि आप कस्टम्स तक पहुंचा सको। ठीक है, आप बॉर्डर तक पहुंचा सको, बॉर्डर से फिर वो फ्लाइट की मदद से या फिर वाटरवेज की मदद से वो यूएस या अदर मार्केट्स में जा पाएगा। ओके, सो दीज आर कनेक्टिविटी। तो वो कनेक्टिविटी की भी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मेक ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेक्टर कॉम्पिटिटिव इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या होगा? सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑब्वियसली फॉर द आर्टिजन्स एंड वीवर्स। उसके अलावा रूरल डिस्ट्रेस, क्योंकि रूरल में आप देखोगे तो जो रूरल टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में, जितने लोग रूरल पॉपुलेशन में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उसके ऑलमोस्ट 60% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अगर एग्रीकल्चर में कुछ भी इशू होता है तो पूरी की पूरी रूरल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन हो सके, डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही आश्रित ना हो, उसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो इसके लिए डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो अगर हम लोग डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और अगर कभी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस खराब भी हो गया और साथ में कुछ और एक्टिविटीज होंगी तो उससे क्या है? रूरल डिस्ट्रेस नहीं होगा। ओके, लोग इनकम कहीं और से पैसे कमा रहे होंगे। ओके, सो रूरल डिस्ट्रेस को कम किया जाएगा एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। ओके, बेनिफिशियरीज कौन है इसके? वीवर्स एंड आर्टिजन्स, विलेज इंडस्ट्रीज। ओडीओपी बेनिफिशियरी, ओडीओपी क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऑडली जो 800 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में से कुछ चुने हुए डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। ओके, और तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक चीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी फेमस होगी। ठीक है, लेट्स सपोज कानपुर अपने लेदर के लिए फेमस था, कानपुर अपने लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस था। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डेवलप करना है कि कानपुर का लेदर जो है वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जा रहा हो।
लेदर एंड लेदर बेस्ड प्रोडक्ट, लेट्स सपोज कि शूज़ बन रहे हैं, बैग बन रहा है, तो उसका एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में हो। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है, और उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा सप्लाई चेन के साथ जोड़ना, उसको एक्सपोर्ट में मदद करना, वो ओडीओपी है। ओके, एंड रूरल यूथ को जॉब मिलेगा तो ये भी बेनिफिशियरी है। कैसे काम करेगा? अगर हम लोगों को अच्छा करना उन इंडस्ट्रीज को, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, मतलब आप बेसिकली कैपिटल अभी के लिए मनी समझ लो, ठीक है। टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन्स, जो अच्छी वाली मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कैपिटल चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब मनी, लोन, इन चीज़ों को आप समझो। ओके, सो ये स्कीम इनिशिएटिव फंक्शन थ्रू इनकरेजिंग अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक, इसकी मैं बात कर रहा था। मॉडर्न मशीन की बात, ठीक है, एक कुछ नए तरीके का टेक्निक अगर डेवलप हुआ हो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का, तो वो ठीक है, वाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्किल्स। ओके, ऐसा नहीं हुआ है कि मॉडर्न मेथड्स को अपनाने में जो ट्रेडिशनल स्किल्स है वो पूरा का पूरा लॉस हो जाए, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। ब्रांडिंग की मैंने बात की थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है लेट्स सपोज रूरल एरियाज में, उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ना है। तो डोमेस्टिक मार्केट में आप डायरेक्टली रिटेल कंज्यूमर, हम और आप उन चीज़ों को, खादी को खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सपोज कि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर है, लेट्स सपोज कि रिलायंस ट्रेंड का आप एग्जांपल लो, ठीक, ओके। तो इस तरीके का लिंकेजेस बनाना कि जो फार्मर्स, जो रूरल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा हो, वो उनका एक लिंकेज हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, रिलायंस ट्रेंड के साथ, ठीक है। तो इनके मार्केट में ये जो है ये सेल किया जा सके, ये है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज रिटेल, इसका है। एक्सपोर्ट की बात हम लोग कर रहे थे, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि आप फ्लिपकार्ट समझ लो, ओके। इन सारे चीज़ों से इसके लिंकेजेस को करना, ओके। बेटा मार्केट लिंकेज, एमएसएमई फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करना, नेशनल प्रायोरिटी के साथ ये कैसे अलाइन करती है, ये स्कीम हमारी जो नेशनल जो हमारा विजन है उसके साथ कैसे अलाइन करता है। तो ये वोकल फॉर लोकल, ये एक गवर्नमेंट का एक विजन है कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड गुड है उसके लिए वोकल होना, ओके, रादर देन पूरी की पूरी कंट्री बीएमडब्ल्यू के पीछे पागल हो रही हो, लेट्स प्रमोट महिंद्रा, ओके, इस तरीके की कुछ चीज़ें। तो बीइंग वोकल अबाउट द लोकल प्रोडक्ट्स, तो एक विजन है इंडिया का, तो ये इसके साथ अलाइन करता है। एमएसएमई को स्ट्रेंथन करना हमारा एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये भी होगा बिकॉज एमएसएमईज आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड जिस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ओके, तो ये माइक्रो एंड स्मॉल में मेजरली फॉल करती हैं, ठीक है। इसके अलावा द ब्रॉडर विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, क्या आत्मनिर्भर भारत की सेल्फ रिलायंट इंडिया, कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके, रादर देन कि हर चीज़ के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हो। सिग्निफिकेंस यही कि क्या होगा कि रूरल डिस्ट्रेस कम होगा, ओके, रूरल डिस्ट्रेस कम होगा, इनकम बढ़ेगा, जो माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन वो कम होगा, माइग्रेशन कम होगा रूरल टू अर्बन, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद इंटीग्रेशन हो पाएगा अगर ग्लोबल मार्केट के साथ, तो एक्सपोर्ट अर्निंग होगी, फॉरेक्स भी इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स ला पाएगा, ओके, फॉरेन एक्सचेंज ला पाएगा, ओके, इस तरीके की चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन हो पाएगा इंडिया में, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की हेरिटेज प्रिजर्वेशन होगा। लेट्स सपोज कि मैंने जेएनके के, जम्मू एंड कश्मीर के क्राफ्ट कारपेट इंडस्ट्री की बात की, ओके, जो हैंडीक्राफ्ट कारपेट बनते हैं, ठीक है। तो ये एक हेरिटेज प्रोडक्ट है जो जनरेशन बाय जनरेशन जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो बना रहे हैं, ओके। तो अगर इसका मार्केट के साथ में लिंकेज हो जाए, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा बनता रहेगा, ओके, ये प्रोडक्ट हमेशा बनता रहेगा। तो इसके साथ जो है हेरिटेज जो है हमारा प्रिजर्व्ड रहेगा, ओके। सो दैट्स द थिंग अबाउट सिग्निफिकेंस, ओके। हम लोग अब सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, गुरु रविदास जी के बारे में जानेंगे, ओके। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर जी ने पंजाब में एक एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन किया, आदमपुर एयरपोर्ट था, उसका इनॉग्रेशन किया, और उसका जो नाम है उसका नाम बदल के श्री संत गुरु रविदास जी के नाम पे रख दिया गया है। संत गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम पे एयरपोर्ट रखा गया, ओके। कौन थे ये? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानेंगे, ओके। तो 7th सेंचुरी के आसपास आप देखोगे कि जो रिलीजन था इंडिया में, जो रिलीजन्स थे इंडिया में, मेजरली हिंदुइज्म जो है, ओके, और भी रिलीजन्स थे, इस्लाम,
आ चुका था, काफ़ी इन्फेंसी स्टेज पे था, बिल्कुल नए स्टेज पे था, बट ये भी आ चुका था। सो इन रिलीजन्स में कुछ उस टाइम इश्यूज थे। ओके, लेट्स सपोज हिंदुइज्म की बात करें तो अनटचेबिलिटी का एक इशू था। ओके, अनटचेबिलिटी का इशू था। प्रीस्टली मोनोपली थी, दैट दी प्रीस्ट जो थे वो ही जो स्क्रिप्चर्स हैं लाइक रामायण है, महाभारत है, उनका पाठ जो है कौन कर रहे थे, बट बस एक जो कम्युनिटी थी, ब्राह्मण कम्युनिटी थी, वो ही कर रही थी। ओके, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट ये जो मोनोपली थी और उसके बाद एक गलत सोशल प्रैक्टिसेस थी लाइक अनटचेबिलिटी की, इन चीज़ों के अगेंस्ट जो है हमारे पास कुछ रिफॉर्मर्स आए थे और इन रिफॉर्मर्स ने इन चीज़ों के अगेंस्ट लड़ाई की ताकि सोसाइटी इक्वल हो सके सोशली, ओके, और ग्रो कर सके। तो इसको हम लोग भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कहते हैं ब्रॉड टर्म्स में, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ओके, इस भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में बहुत सारे बाबा पीर ये आए और उन्होंने एक पाथ दिखाया पूरी की पूरी कंट्री को। ओके, तो उस विजन के तहत इसमें से एक जो थे वो गुरु रविदास जी थे। ओके, गुरु रविदास जी थे। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1377 टू 1527 सी। ओके, जो 7th सेंचुरी के आसपास से चालू हुआ ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये बहुत लंबा आपको ऑलमोस्ट आपको 1500s ये सब में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, भक्ति सेंट, सूफी सेंट, ओके, ये लोग सोसाइटल सोशल इविल्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई कर रहे थे। ओके, तो उनमें से एक थे गुरु रविदास जी। ही वॉज अ प्रोमिनेंट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। ओके, इनको हम लोग और क्या नाम से बुलाते हैं, रविदास जी को रायदास, रोहिदास, रूहीदास। ओके, ये भी नाम है। ही वॉज द डिसिपल ऑफ रामानंद। रामानंद जी कौन थे, ये भी एक भक्ति ट्रेडिशन के स्कॉलर थे, भक्ति ट्रेडिशन के सेंट थे। ओके, ये थे। ओके, तो ये इनके डिसाइपल होते थे। ओके, एंड जिस टाइम रविदास जी का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम एक जो बहुत प्रोमिनेंट भक्ति मूवमेंट के थिंकर आपको सेंट हैं, कबीर जी, जिनकी कबीर वाणी सुनते हैं हम लोग। ओके, वो इनके कंटेम्प्रेरी होते थे। ओके, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में। श्री गोवर्धनपुर विलेज है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और अब जो है इनका जो बर्थ प्लेस है, उस विलेज को हम लोग श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जानते हैं। ओके, और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम लोग रविदास जयंती के नाम से मनाते हैं। ओके, इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली में जो भी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के सेंट थे, उनका लिटरेचर के ऊपर इनका बहुत फोकस था। क्यों? बिकॉज लिटरेचर लाइक आप समझो कि रामायण है, ठीक है, महाभारत है, सो दीज वर रिटन इन संस्कृत। और संस्कृत जो है मोस्टली एक जो प्रीस्टली मोनोपली वाला लैंग्वेज था, प्रीस्टली मोनोपली थी इसके ऊपर। सो ये जो सेंट थे ये चाहते थे कि ये मोनोपली प्रीस्ट की, जो उस टाइम मेजरली ब्राह्मण्स होते थे, ओके, तो ये प्रीस्टली मोनोपली जो है वो टूटे। इसलिए इन लोगों ने लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर को लिखा इन बातों में। और वो जो लिटरेचर था वो जो है वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में लिखा। वर्नेकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेज है। ओके, लोकल लैंग्वेज। ओके, तो कहीं पे अगर हिंदी चल रही है तो उसको हिंदी में लिखा गया। ओके, कहीं पे मराठी चल रही है तो वहाँ पे मराठी में लिखा गया। इस तरीके के लैंग्वेजेस में लिखा गया, वो लैंग्वेजेस जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल था जो लोकल पीपल थे उसको। ओके, सो इस कारण लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सेंट्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम लोग इनकी भी कुछ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। इनकी 41 हाइम्स जो है, 41 हाइम्स जो है वो उसको जगह मिला है गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी की जो होली बुक है ना, वो है गुरु ग्रंथ साहिब, होली बुक है। ओके, ये है। तो इस होली बुक में जो सिख कम्युनिटी की जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, इस बुक में जो रविदास जी हैं इनकी 41 जो पोएम समझ लो, ठीक है, उनको भी इसमें जगह दिया गया है। पंचवानी टेक्स्ट है, ये भी इनका लिखा हुआ है। ओके, पंचवानी टेक्स्ट में इनके पोएम्स जो है वो आपको मिलेंगे।
फिलॉसफी एंड टीचिंग समझने की ज़रूरत है। ओके, तो जो मेजरली भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन में आप देखोगे, भक्ति ट्रेडिशन में आप देखोगे कि जो डिवीजन है वो इस बेसिस पे है कि व्हाट इज मेंट बाय ब्रह्मा। ओके, ब्रह्मा एंड आत्मा, ब्रह्मा और आत्मा के ऊपर। तो कुछ ट्रेडिशन है, जैसे अद्वैत एक ट्रेडिशन है, अद्वैत ट्रेडिशन, ठीक है, ये बिलीव करती है कि देर इज वननेस इन ब्रह्मा एंड आत्मा। दैट मीन्स कि जो एक इंडिविजुअल है उसी के अंदर जो है गॉड लाई करते हैं, ठीक है। हम बहुत एक लेमन टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मा और आत्मा जो है वो एक है। ये अद्वैत ट्रेडिशन है। ओके, इसके अलावा एक ट्रेडिशन है द्वैत ट्रेडिशन। ओके, द्वैत ट्रेडिशन में क्या है, ये कहता है कि ब्रह्मा एंड आत्मा आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी। ब्रह्मा एंड आत्मा मतलब इंडिविजुअल एंड गॉड आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी। ओके, तो जो रविदास जी थे वो आपको अद्वैत ट्रेडिशन से आते हैं। जो रविदास जी हैं वो किस ट्रेडिशन से आते हैं, अद्वैत ट्रेडिशन से आते हैं, विच सेज दैट द ब्रह्मा लाइज, द गॉड लाइज विद इन यू इटसेल्फ। ओके, तो इस ट्रेडिशन से आते हैं रविदास जी। ओके, जो हर भक्ति जो सेंट थे उन लोगों का सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। वो लोग अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत लड़ रहे थे, कास्ट सिस्टम जो प्रोमिनेंट था उसके खिलाफ लड़ रहे थे। सो दे रिजेक्ट कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी के। वो ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, दैट ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल। ओके, एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया दे बिलीव इन अद्वैत फिलोसफी। ओके, सो ये इस तरीके के ये जो एक इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे कोई हाईज एंड लोज का कॉन्सेप्ट ना हो, कि कोई सोशली कोई इंसान हाई नहीं है, कोई हाई बॉर्न नहीं है और कोई लो बॉर्न नहीं है। ओके, ये नहीं है। तो इस तरीके की सोसाइटी जो वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, इसका नाम उन्होंने बेगमपुरा रखा था। बेगमपुरा मतलब बेगम विद बेगमपुर। ओके, दैट मीन्स अ सिटी विदाउट सॉरो। बेगम, okay, city without sorrow. Gum is sorrow, so begum is without sorrow, so this is city without sorrow. Okay, ये था। इसके अलावा ये सगुन भक्ति ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते थे। सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या है ये हम लोग जानेंगे। ओके, सो भक्ति के दो मेथड थे जनरली जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है। सगुन भक्ति है, सगुन भक्ति मतलब आप जो पूजा कर रहे हो वो किसी आइडल को कर रहे हो, ठीक है। कोई आइडल है, कोई फॉर्म है, बेसिकली कोई फॉर्म है जो कि टेंजिबल है। ओके, इन तरीके की चीज़ों से जब आप प्रे करते हो तो इसको हम लोग सगुन भक्ति कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक निर्गुण भक्ति है। निर्गुण मतलब विदाउट एनी फॉर्म। ओके, निर्गुण भक्ति विदाउट एनी फॉर्म। तो जैसे कि एक काइंड ऑफ प्रेइंग ऐसा भी होता है, भक्ति ट्रेडिशन में भी जनरली देखा जाता था कि उसमें चैंटिंग किया जाता है। श्लोक है, मान लीजिए कोई श्लोक है तो उसको चैंट किया जाता है। ये भी एक तरीके का जो पाथ टू हेवन माना जाता है। ये भी एक तरीके की भक्ति एंड पाथ टू हेवन माना जाएगा। ओके, इसमें कोई भी आइडल को प्लेस करके उसके सामने पूजा नहीं की जा रही है, तो इसको हम लोग निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन कहते हैं। ओके, तो जो रविदास जी थे वो निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन से आते थे। वर्शिप ऑफ द फॉर्मलेस एब्स्ट्रैक्ट डिवाइन। ओके, ये चीजें हैं। सोशल इंपैक्ट मैंने बताया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट ये लड़ रहे थे। ओके, एंड ही वांटेड द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसका जो है वो ग्रोथ हो सके, उनका एम्पावरमेंट हो सके, इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। हार्मनी, डिग्निटी, इन चीज़ों के लिए वो लड़ रहे थे। ओके, इसके साथ आप देखेंगे तो मैंने अगर आपको मैं हायरार्की बताऊं तो रामानंद जी थे। रामानंद जी के साथ आपको जो है ही वॉज द गुरु ऑफ रविदास जी। ठीक है, रविदास जी की अगर आप सेंट देखेंगे तो मीराबाई थी। ओके, मीराबाई थी। ओके, ये ओके ओके तो जो गुरु रविदास जी को मानने वाले थे उन लोगों ने बाद में एक रविदासिया रिलीजन जैसा कुछ बनाया। ओके ओके, और द कम्युनिटी फॉलोज
अमृतवाणी गुरु रविदास एज अ होली स्क्रिप्चर। जैसे हर रिलीजन का एक होली स्क्रिप्चर होता है, तो इन लोगों ने एक रविदासीय रिलीजन बनाया। ओके, एंड इस ये जो कम्युनिटी है वो एक स्क्रिप्चर्स भी स्क्रिप्चर फॉलो करती है। हर रिलीजन का एक होली स्क्रिप्चर है, तो इनके होली स्क्रिप्चर का नाम है अमृतवाणी गुरु रविदास। अमृतवाणी गुरु रविदास। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिख कम्युनिटी जो है उनका जो होली बुक है वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, तो इस तरीके से इनका क्या है, अमृतवाणी गुरु रविदास। ओके, ठीक है, हम लोग थर्ड टॉपिक पे चलेंगे। और थर्ड वाला टॉपिक भी बजट में एक स्कीम है, उसको लॉन्च किया गया है और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए हम लोग इसको अभी कवर करेंगे। जो स्कीम है इसका नाम है बायोफार्मा शक्ति। okay, क्या है ये जानेंगे। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अनाउंस्ड बायोफार्मा शक्ति initiative for the budget 26-27 to strengthen India's biopharmaceutical sector. Okay, फार्मास्यूटिकल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल क्या है? फार्मा सेक्टर है जो दवाई बनाती है, जो एलोपैथी वाली मेडिसिन बनती है ना, जो आप और हम खाते हैं, चाहे पैरासीटामोल हो या फिर आप एनाल्जेसिक टैबलेट्स होता है, ठीक है, ये सारा क्या, ये एलोपैथिक मेडिसिन है। ओके, तो जो दवाई बनाने वाला सेक्टर है उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहते हैं। इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो डिफरेंशिएशन है वो दो बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या यूज हो रहे हैं, जो हम लोग अभी एलोपैथिक वाले मेडिसिन को फॉलो करते हैं जनरली सर दर्द के लिए, अगर आप पैरासीटामोल लेते हो या एनाल्जेसिक लेते हो, ठीक है, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। लेट्स सपोज कि आपको चक्कर आ रहा है और आपके बॉडी में सोडियम कम है, ठीक है, तो आप ओआरएस लोगे। ओके, तो ओआरएस में क्या मोस्टली सोडियम मिल जाएगा, आपको पोटेशियम मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। द मोमेंट ये जो डिसबैलेंस है, केमिकल डिसबैलेंस है बॉडी का, द मोमेंट ये केमिकल डिसबैलेंस बॉडी को वापस मिलता है, ये मिलता है तो बॉडी ठीक हो जाती है। ओके, आपका सर का दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की जो डिफिशियंसी है बॉडी में, उसको पूरा करने से वो ठीक हो जाता है। ओके, बट देन देर आर सम डिजीज विच वो जो है वो बस केमिकल डिसबैलेंस के कारण नहीं है। लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ की। ओके, डायबिटीज़ की बात करते हैं। ओके ओके, तो डायबिटीज़ जो है, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, ये एक डिजीज़ है, तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ही कम हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो। ठीक है, नो या फिर बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, सो दिस इज नॉट अबाउट, ये इस चीज़ के बारे में नहीं कि बॉडी में एक केमिकल नहीं है, ये पूरा का पूरा जो हार्मोन है, ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन है, ये बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसके बेसिस पे नहीं हो रहा, उस प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जो है इस तरीके की जो डिजीज़ है, इसको हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत हद तक ठीक नहीं कर पाते हैं आज तक, इसलिए डायबिटीज़ चल रहा है। ओके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोगों के पास जो अब मेडिसिन बनाने की कोशिश हो रही है वो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ओके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बेस्ड। इसमें हम लोग क्या चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बेस्ड। लेट्स सपोज हम लोग जो है अभी डायबिटीज़ की ही बात कर रहे थे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कैसा है कि हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे, बायो मॉलिक्यूल्स की यूज़ होती है उसमें। बायो मॉलिक्यूल का मतलब, जैसे जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें सिंपल मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा था, मतलब एक सोडियम यूज़ हो रहा है, एक पोटेशियम यूज़ हो रहा है। ओके, दीज आर केमिकल एलिमेंट्स, दीज आर व्हाट, दीज आर केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट है, ये लाइव तो नहीं है, ये जिंदा तो नहीं है, सोडियम और पोटेशियम कोई जिंदा मॉलिक्यूल तो नहीं है, दीज आर नॉट लाइव, मेरे और आपकी तरह जिंदा तो नहीं है ये। ओके, बट बायो मॉलिक्यूल्स ऑन दी अदर हैंड, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया को यूज कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है, बैक्टीरिया यूज हो रहा होगा, इसके अलावा क्या यूज हो रहा होगा, ईस्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज कि एक बैक्टीरिया है। ओके, एक बैक्टीरिया है जो एक्चुअल में इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, एक बैक्टीरिया है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड यहाँ पे एक ह्यूमन है, ये डायबिटिक है, दैट मीन्स कि इसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो बहुत कम है या तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग चाहें कि इस बैक्टीरिया का जो इंसुलिन प्रोडक्शन का जो जीन है इसको निकाल करके ह्यूमन में डाल दें, ठीक है,
ताकि ह्यूमन के अंदर जिसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता था अब उसके अंदर ये चीज़ प्रोड्यूस होने लगेगा। ओके, ये कहने में बहुत सिंपल है बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसके लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स की यूज़ होती है, अलग तरीके का प्रोटीन होता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे आज। ओके, तो द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगाई, इन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम लोग दवाई बनाते हैं और उस दवाई से ह्यूमन को ट्रीट किया जाए। ओके, सो ये है पूरा का पूरा बायोमॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट। ओके, कि जिंदे को कि किसी लाइव ऑर्गेनिज्म के साथ जो है, लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करके जो है हम लोग दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए ये था बैकग्राउंड और अब हम लोग जानते हैं कि बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा आप समझ गए, फार्मा मतलब दवाई बनाना एंड बायो मीन्स यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक मेडिसिन्स। ओके, ये है बायोफार्मा का कंसेप्ट। ओके, तो बायोफार्मा शक्ति स्टैंड फॉर स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये शक्ति का फुल फॉर्म है, आप याद रखना, हो सकता है स्टेट में आपको पूछ ले। क्या करने की कोशिश हो रही है? इट इज डिजाइंड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब। अब एक्चुअली ये जो मेडिसिन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है बनाना इसको। ओके, तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्च होता है। ओके, देयरफॉर दीज मेडिसिन आर हाईली कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली होते हैं ये मेडिसिन। ओके, एंड इसीलिए अब इंडिया चाह रही है कि इस पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ना वो इंडिया के अंदर हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायो मॉलिक्यूल्स बना सके, बायोफार्मा प्रोडक्ट्स बना सके, ताकि इंडिया में इसका प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका हेल्थ बेटरमेंट हो सके, इस चीज़ के लिए हम लोग चाह रहे हैं। ओके, तो इंडिया चाह रहा है कि हम लोग बायो फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग हब बने, वर्ल्ड में एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन इंडिया का हो बायो फार्मा में। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो इट इज डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, विथ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। क्या होता है बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स? जो मैंने आपको बताया बायोलॉजिक्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया है और एक ह्यूमन है, ह्यूमन में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। ओके, एंड इसमें समहाउ इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, तो हम लोग इस बैक्टीरिया के जीन को ह्यूमन के जीन में ऐड कर देंगे, ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन जब ह्यूमन के जीन में होगा तो उससे क्या होगा, ह्यूमन के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। ओके, सो दिस ऑल थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिक्स। ये जो पूरी टेक्निक है ना, दिस इज बायोलॉजिक्स। ओके, मैंने जैसे बताया काफी कॉस्टली चीज है, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। ओके, सो ये है बायोलॉजिक्स। तो फिर बायोसिमिलर क्या है ये बताते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो भी एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं, ओके, आप देखोगे एलोपैथिक मेडिसिन जो भी आ रही हैं, लेट्स सपोज कि एक कंपनी है, ओके, सन फार्मा, लेट्स सपोज एक कंपनी है सन फार्मा, और ये एक टैबलेट बनाती है, लेट्स सपोज एक पैरासीटामोल के लिए एक टैबलेट बनाती है। ठीक, तो ये टैबलेट लेट्स सपोज ये बहुत कॉस्टली है, ₹50 का एक टैबलेट है। ओके, तो कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट लाइसेंस, जब इनका एक पीरियड होता है, इनके ये मेडिसिन रजिस्टर करवाते हैं, उसके कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट लाइसेंस देती है ये सेम जो एलोपैथिक मेडिसिन जो सन फार्मा ने बनाया था, के जो ब्रांडेड मेडिसिन है, इसको हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, इसका जो सॉल्ट कॉम्पोजिशन है, सेम सॉल्ट कॉम्पोजिशन को यूज करके, सेम सॉल्ट कॉम्पोजिशन को यूज करके जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती है। जेनरिक मेडिसिन में सेम सॉल्ट कंपोजिशन होता है, इसलिए इसका जो इफेक्टिवनेस है वो भी सेम होता है। ओके, बट जेनरिक मेडिसिन बहुत ही सस्ता होता है। क्यों? बिकॉज जेनरिक मेडिसिन को बनाने में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना पड़ा कि सॉल्ट का क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो आपको सॉल्ट के कॉम्बिनेशन को आपको नहीं जो है ओरिजिनेट करना पड़ा, आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं करना पड़ा है, वो ऑलरेडी किसी ब्रांडेड मेडिसिन में था। और कुछ दिन जब वो कंपनी कमा ली, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो किसी कंपनी को दे दिया। वो फॉर्मूला में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ₹0 का खर्च हुआ, एंड सेम थेराप्यूटिक कैपेसिटी की मेडिसिन जो जेनरिक मेडिसिन कहलाती है, इस मेडिसिन को प्रोड्यूस कराएगा। सो अच्छा क्या है कि जेनरिक मेडिसिन जो है वो काफ़ी सस्ता होता है। ओके, तो लेट्स सपोज कि कोई मेडिसिन अगर ब्रांडेड ₹100 की है, तो जेनरिक मेडिसिन शायद ₹1 का मिल जाएगा। ओके, इतना सस्ता होता है। ये सेम चीज़
ये सारी के सारा, ये जो सारा सेम कॉन्सेप्ट है ना, अगर सारा सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बायोलॉजिक्स में लगा दें, ठीक है, कि लेट्स सपोज यूएस की कोई कंपनी है, ओके, और इसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक मेडिसिन बनाया, एक बायोलॉजिक्स का कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसके ऊपर 5 साल रिसर्च किया, उसके ऊपर 100 करोड़ खर्च किए उसने, ओके, एंड देन मेडिसिन बनाया। अब वो जो मेडिसिन मिल रहा है पर टेबलेट, लेट सपोज जो पर वैक्सीन है या जो भी है, वो सपोज वो बेचा जा रहा है ₹10,000 का, ओके। तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है बायोलॉजिक्स, ये जो मेडिसिन का फॉर्मूला है, ओके, इस मेडिसिन का, इस कंपनी का, इसको किसी कंपनी को दे दी जाए, जेनेरिक कंपनी को दे दी जाए, ओके, एक लोकल कंपनी को दे दी जाए, पूरा का पूरा फॉर्मूला इनको कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाए, अब ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनका जो 100 करोड़ का खर्चा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो इस कंपनी को नहीं लग रहा है, ओके। तो ये सारा का सारा जब खर्चा बच गया, तो पर टैबलेट पे जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, एंड लेट्स सपोज कि ये बहुत ही कम हो जाता है, 1000 पे इनफैक्ट ज़्यादा है, ओके। तो इतने कम में ये मेडिसिन अब 10,000 की जगह लेट्स सपोज ये 1000 पे मिल जाएगा, ओके। सो बायोसिमिलर, एज द नेम सजेस्ट, इट इज सिमिलर टू बायोलॉजिक्स मेडिसिन, ओके। ये एक तरीके का जेनेरिक मेडिसिन है बायोलॉजिक्स का, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं कि ये जो बायोफार्मा शक्ति स्कीम है, बायोफार्मा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग इसका बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, ठीक है, कि बायोलॉजिक्स क्या होता है, एलोपैथी मेडिसिन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि एलोपैथी क्या होता है, जो सिंपल मॉलिक्यूल से बनता है, ओके, ये क्या ट्रीट करते हैं, वर्सेस जो अब मेडिसिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ बनता है वो बायोलॉजिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसी बेसिस पे बायोलॉजिक्स वर्सेस बायो सिमिलर होता है। ये बैकग्राउंड था, और अब हम लोग इस स्कीम के की कंपोनेंट्स को समझते हैं। क्या करना चाह रही है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने की कोशिश हो रही है, ओके। तो जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एम्स बहुत अच्छा कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, बहुत सारे हैं अभी, ओके। तो इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल की स्टडी के लिए दवाई बनाने वाली जो पढ़ाई है, ओके, वो जो पढ़ाई है उसको लेकर के जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग नाइपर कहते हैं, ओके। क्या है इसका नाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ओके। तो 3 नए नाइपर को बनाने की बात की जा रही है, 3 न्यू नाइपर को बनाने की बात हो रही है, ओके। प्लस ऑलरेडी जो नाइपर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके, तो 7 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाइपर हैं उसको और अपग्रेड करने की बात हो रही है, ओके। तो 3 न्यू एंड 7 का अपग्रेडेशन की बात हो रही है। उसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाए जा रहे हैं, ओके। लेट्स सपोज आप कोई भी मेडिसिन बनाते हो, ओके, उसका तो ट्रायल करना पड़ेगा, तो ट्रायल करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल इंस्टीट्यूट्स बनाना पड़ता है, ओके। ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। तो ओवर 1000 एक्रेडिटेड का मतलब कि जिनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ हो, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाया जा रहा है, स्ट्रेंथनिंग रिसर्च इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लिंकेजेस। फाइनेंशियल आउटले क्या है, 10,000 करोड़ का, 5 साल का इंप्लीमेंटेशन पीरियड है, ओके, यस। रैशनल एंड नीड, जो मैंने बताया कि जो अभी वाली एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है, कि वो जो जीन बेस्ड खास करके जो डिजीज है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको बहुत अच्छे से जड़ से खत्म कर पाए, ओके। तो यहाँ पे बायोलॉजिक्स काम आएगा, बायोलॉजिक्स बेस्ड मेडिसिन जो है वो काम आएगा, ओके। तो यही रैशनल है, यही नीड है। इनिशिएटिव रिस्पॉन्स टू इंडिया चेंजिंग डिजीज प्रोफाइल, ओके। अब जो इंडिया में आप देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि डायबिटीज, ओके, डायबिटीज, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस तरीके के डिजीज, ओके। इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ अच्छा होगा, जो पॉपुलेशन है उसका हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, ओके, इस तरीके की चीज़ें हैं। हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल बायोलॉजिकल मेडिसिन, अफोर्डेबल कब होगा, जब हम लोग साथ में बायोसिमिलर्स भी बना रहे होंगे, प्लस बायोलॉजिक्स भी हम लोग खुद का बना रहे होंगे, रादर देन कॉपी पेस्ट यूएसए का करने का या फिर कहीं और का। तो अगर खुद का बायोलॉजिक्स बना रहे होंगे वो, प्लस बायोसिमिलर्स बना रहे होंगे वो, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी बहुत, ओके। उसके अलावा इट पोजिशंस इंडिया एज अ बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो हब है, ग्लोबल सप्लायर बनने की कोशिश है,
ओके, जैसा मैंने समझाया था, दीज आर बायोलॉजिक्स क्या होता है वो है, और बायोसिमिलर्स क्या है वो है। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप बताओ कि आपको कैसा लगा है। ओके, एंड कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए एंड बताइए कैसा लग रहा है। थैंक यू।